So now friends, we are going to start with a very interesting topic, the balance of payment. See, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, इंटरेस्टिंग भी है, कुछ नई नई बातें सीखने को मिलती हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात 7 से 8 नंबर की एग्जामिनेशन वेटेज तो बड़े आसानी से हम स्कोर कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं पता होना चाहिए बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट है जो कि गवर्नमेंट मेंटेन करती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट है जिसके अंदर सारी की सारी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है, डॉलर से रिलेटेड, पाउंड से रिलेटेड या जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन सबका लेखा जोखा, उन सबका जो रिकॉर्ड है जहां मेंटेन किया जाता है उसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट? इट इज एन अकाउंट इन विच ऑल द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्ड। ये जो चैप्टर है बेसिकली हमें 2 पार्ट्स में पढ़ना है। पार्ट 1 जिसको मैं पूरा का पूरा डिवाइड करूंगा फॉरेन एक्सचेंज में, और बेटा पार्ट 2 होगा जिसको हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले मैंने बोला ना, इट इज एन अकाउंट इन विच ऑल द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, तो हमें सबसे पहले पार्ट में यही समझना है फॉरेन एक्सचेंज क्या, वो किस तरीके से के साथ रेट्स वगैरह डिसाइड होते हैं। ठीक है जी, तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज के साथ। द वर्ड इज फॉरेन एक्सचेंज। ध्यान से सुनो प्लीज ऑल ऑफ यू। बेटा, फॉरेन एक्सचेंज है क्या? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड बोलते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। अपने देश की करेंसी को छोड़कर जितनी करेंसीज हैं सारी की सारी फॉरेन एक्सचेंज कहलाती है। मतलब क्या बोला मैंने? करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। अब ये क्या है करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी? सपोज इंडिया का एग्जांपल, इंडिया के अंदर जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, जो इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या है? इंडियन रुपी। इंडिया की जो डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या है? इंडियन रुपी। अब इसके अलावा जितनी भी चीज हैं जैसे कि पाउंड, ये सारी सारी हमारे लिए क्या बन जाती हैं? फॉरेन एक्सचेंज। करेंसी अदर देन करेंसी, ये सब हमारे लिए क्या बन गए? फॉरेन एक्सचेंज। बात समझ में? तो हमें बड़े सिंपल वर्ड्स में क्लियर हो गया फॉरेन एक्सचेंज क्या है, करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। नाउ सेकेंड एस्पेक्ट इसका हमें जो समझना है, द सेकेंड वन इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। द सेकेंड वन इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। ध्यान से समझिए। अब हम समझते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। ध्यान से समझिए। देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? द रेट एट विच करेंसी ऑफ करेंसी ऑफ अदर कंट्री कैन बी कन्वर्ट विद द करेंसी ऑफ आवर कंट्री। मतलब सर ध्यान से समझो, हमारे लिए एक फॉरेन एक्सचेंज है, डॉलर फॉरेन एक्सचेंज है। अब सपोज $1 परचेज करने के लिए आपको 65 रुपीज पे करने, तो ये क्या बन गया आपके लिए? फॉरेन एक्सचेंज रेट। रेट एट विच फॉरेन एक्सचेंज, बड़े सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं, रेट एट विच फॉरेन एक्सचेंज कैन बी कन्वर्ट, the rate at which foreign exchange can be converted, या दूसरे वर्ड्स में आप बोल सकते हैं rate at which currency of
domestic currency can be converted into foreign exchange। आपको अच्छा लगे आप दोनों में से वो डेफिनेशन कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से देखिए, रेट क्या है? जिस रेट पर आप फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्ट करवा सकते हो, रेट एट विच फॉरेन एक्सचेंज कैन बी कन्वर्टेड, या और अच्छे इलेबोरेट डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखना है तो रेट एट विच करेंसी ऑफ डोमेस्टिक कंट्री कैन बी कन्वर्टेड विद द फॉरेन इनटू फॉरेन एक्सचेंज। जैसे $1 आपका कितने का है? 65, तो दिस इज अ फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है जी, तो हमें दो चीजें यहां तक समझ में आ गई कि सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। सर फॉरेन एक्सचेंज होता है करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी, और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? सर इट्स अ रेट एट विच द करेंसी ऑफ डोमेस्टिक कंट्री कैन बी कन्वर्टेड विद द फॉरेन एक्सचेंज। नाउ तीसरा टॉपिक इसके अंदर, हाउ या methods of deciding foreign exchange rate, methods of deciding foreign exchange rate। फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं? बड़े आराम से रिलैक्स होके एक एक चीज समझिए। आप जो कहते हैं कि $1 65 का है, 60 का हो गया, 70 का हो गया, या पाउंड 100 रुपए का है, तो ये जो रेट डिसाइड होता है, सर ये रेट किस तरीके से डिसाइड होता है, कौन कौन से उसके मेथड्स हैं, वो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा सबसे पहला मेथड होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। कौन सा मेथड बोला मैंने? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। सर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है? बेटा इस मेथड के अंदर जो गवर्नमेंट है वो रेट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट की एक कमेटी या एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी या सेंट्रल अथॉरिटी गवर्नमेंट एक बना देती है, जिसका काम होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करना। वो सेंट्रल अथॉरिटी उसने एक बार फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड कर दिया। सपोज सेंट्रल अथॉरिटी ने बोला $1 40 रुपीज का, तो जो सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट रेट डिसाइड कर देती है वो एक पीरियड ऑफ टाइम तक फिक्स रहता है, वो डे टू डे बेसिस पर चेंज नहीं होता। जो इंडिया ने भी स्टार्टिंग में इस सिस्टम को अडॉप्ट किया था, बट अब हम इस सिस्टम से अपना एक्सचेंज रेट डिसाइड नहीं करते। क्या है इस मेथड के अंदर बेटा? इन दिस सिस्टम फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट और बाय द अथॉरिटी appointed by the government और by the authority appointed by the government। ठीक है जी, तो एक सिस्टम है जिसके अंदर गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और इसके अंदर जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक फिक्स रहता है, वो डे टू डे बेसिस पर चेंज नहीं होता। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट remains stable for some time। फॉरेन एक्सचेंज रेट रिमेन्स स्टेबल फॉर सम टाइम, या मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूं कि वो डेली बेसिस पर डिमांड एंड सप्लाई की वजह से इफेक्ट नहीं होता। कि सपोज आज फॉरेन एक्सचेंज रेट की डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम आई तो रेट बढ़ गया, या डिमांड कम हुई सप्लाई ज्यादा हो गया रेट कम हो गया, ऐसा इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। फॉरेन एक्सचेंज रेट रिमेन्स स्टेबल फॉर सम टाइम्स, और वी कैन से फॉरेन एक्सचेंज रेट डज नॉट अफेक्ट्स ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई की वजह से इसमें जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो अफेक्ट नहीं होता। तो सबसे ऑर्थोडॉक्स है काफी, अब ये नहीं फॉलो होता फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, द रेट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। पहली चीज आपको समझ में आनी चाहिए, द रेट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सेकंड, इट रिमेन्स स्टेबल, और यू कैन से डज नॉट अफेक्ट ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई। ये इसमें आपको बातें ध्यान रखनी है। ठीक है जी सर, इसके अलावा कौन सा मेथड होता है बताते हैं बेटा। अब सबसे पहले सारा का सारा एक बार नोट डाउन करिए फास्ट। चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान से समझिए।
ध्यान से देखिए बेटा, सेकंड मेथड कौन सा होता है सर? बेटा सेकंड मेथड होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब सर ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, जरा ध्यान से समझिए बेटा। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब जो फ्लोट करना मतलब बहना, बहना मतलब मूवमेंट, बहना मतलब क्या होता है? मूवमेंट दिखा है। क्या आप बातें कर रहे हो सर? चलो ध्यान से देखो, पोएटिक फॉर्म में चला गया था थोड़ा सा मैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर क्या होता है? द रेट इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। यहां पर जो रेट है वो डिसाइड होता है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, यहां गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। प्लीज ध्यान से देखो बेटा, इन दिस सिस्टम foreign exchange rate is decided by demand and supply. In this system, foreign exchange rate is decided by demand and supply, or you can say no role of government. गवर्नमेंट का किसी भी तरीके से रोल नहीं रहता। यहां पर जो रेट है वो डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट होता है, डेली बेसिस पर चेंज होता है। डेली बेसिस क्या, हर मोमेंट पे वो चेंज होता है, बट यहां पर जो रेट था वो क्या रहता है? स्टेबल, क्योंकि वो कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट या उसके द्वारा अपॉइंटेड कोई अथॉरिटी। अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है ना बेटा, वो भी दो तरीके का है। एक है क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, और एक है बेटा डर्टी, डर्टी पिक्चर। तुम्हें वही याद आ रही होगी, है ना? पता है, डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ध्यान से देखो ये क्या है, इसका हम दूसरा नाम बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। बेटा ध्यान से देखिए एक एक चीज, क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये सर क्लीन और डर्टी क्या है, ध्यान से देखना बेटा। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मैंने क्या बोला कि डिसाइड होता है बाय डिमांड एंड सप्लाई। मैंने लिख तो दिया नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, बट अभी ये थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मैंने लिखी है, ध्यान से समझना प्लीज बेटा। क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर तो अनडाउटेडली वो डिमांड एंड सप्लाई फ्रीली डिसाइड्स फॉरेन एक्सचेंज रेट। बट डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड्स फॉरेन एक्सचेंज रेट। डिमांड एंड सप्लाई जो है वो क्या डिसाइड करते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं। बट विद द इंटरवेंशन ऑफ आरबीआई। अब ये बट विद द इंटरवेंशन ऑफ आरबीआई, ये क्या आ गया यहां पर है? बट विद द इंटरवेंशन ऑफ आरबीआई। नाउ व्हाट इज दिस बट विद द इंटरवेंशन ऑफ आरबीआई? देखिए यहां पर आरबीआई जो है वो इंटरवीन करता है। सर कैसे इंटरवीन करता है, मैं आपको समझाता हूं बड़े आराम से। एक एक चीज देखिए आप, देखो बेटा होता क्या है इसके अंदर। सपोज फॉरेन एक्सचेंज है, डिमांड बढ़ गई, बढ़ रही है और बढ़ रही है और बढ़ रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। अब डिमांड बढ़ती जा रही है तो होगा क्या? इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ना शुरू कर देगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो, भाई फॉरेन एक्सचेंज की अगर डिमांड ज्यादा हो रही है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। बढ़ना शुरू हो जाएगा मतलब कि सपोज $1.60 का था, फिर $1.61 का हो गया, फिर $1.62 का हो गया, फिर $1.63 का हो गया। बाप रे बाप, क्या हो रहा है ये?
60, 61, 62, 63 फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता जा रहा है। अब ये फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, इससे पता है क्या हो रहा है बेटा? इससे हमारी करेंसी की औकात कम हो रही है सर? हाँ जी। इफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट इस तरीके से बढ़ता जा रहा है 60 से 61, 62, 63, इससे वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज फॉलिंग। सर वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज फॉलिंग, समझ में नहीं आ रहा क्या लिख क्या रहे हो? ध्यान से समझो, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझते हैं सर, समझ ही नहीं आ रहा, ध्यान से समझो बेटा। पहले वो फॉरेनर्स हिंदुस्तान में आते थे $1 लेके, कितने की चीज खरीदते थे सर? 60 रुपए की। फिर वो अगली बार आए तो कितने की खरीद रहे हैं? 61 रुपए की। डॉलर वही दे रहे हैं, बट हिंदुस्तान से हर बार वो ज्यादा वैल्यू के गुड्स परचेज कर पाएंगे या कम के? ज्यादा के, क्योंकि रेट बढ़ता जा रहा है ना। देंगे वो $1, 60 रुपए मिल गए, अगली बार 61 मिल गए, अगली बार 62 मिल गए, अगली बार 63 मिल गए। तो एवरी टाइम दे आर गेटिंग मोर अमाउंट अगेंस्ट द सेम $1, मीनिंग देयर बाय जो हमारी करेंसी है, जो हमारी इंडियन रुपी है, वो तो अपना $1 ही दे रहे हैं, हमसे ज्यादा लेते जा रहे हैं, कभी 60, फिर 61, फिर 62, फिर 63। तो हमारी करेंसी जो है उसकी वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम होती जा रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि पहले 60 दिए, पहले कि वो $1 देने के लिए तैयार हो जाते थे, मांग रहे हैं 61, then they are giving $1, then वो 62 मांग रहे हैं, then they are giving the $1. So every time if the rate is increasing, the value of my domestic currency or home currency, the confidence of my domestic currency is falling, the value of domestic currency is falling. आरबीआई कहता है गंभीर मुद्दा है, सुलझाना पड़ेगा। हिंदुस्तान की करेंसी की औकात कम कर रहे हैं, क्या किया जाए? आरबीआई आता है, आरबीआई करता है पैराशूट एंट्री। आरबीआई क्या करता है आरबीआई सर ऐसा? सर ऐसी सिचुएशन में जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो आरबीआई अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो उसने रखे होते हैं अपने पास, उसमें से सेल करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? सेल। अब आरबीआई जब अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में से सेल करना शुरू कर देता है तो उसकी वजह से होता क्या है? डिमांड और सप्लाई का बैलेंस मेंटेन हो पाता है। दोबारा बताता हूं, डिमांड बढ़ती जा रही थी, उसकी वजह से हमारी करेंसी की औकात कम होती जा रही थी, 60, 61, 60 ऐसे हो रहा था। हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो नाउ इस सिचुएशन में क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, इस वजह से रेट बढ़ रहे हैं, तो आरबीआई सप्लाई बढ़ाएगा। आरबीआई सप्लाई कैसे बढ़ाएगा? आरबीआई पे होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उस पे हर समय फॉरेन एक्सचेंज का कुछ स्टॉक पड़ा होता है, वो उसमें से निकाल के मार्केट में सेल करना शुरू कर देगा। जब उससे होगा क्या? जब वो सेल करेगा तो डिमांड बढ़ रही है, तो साथ साथ क्या बढ़नी शुरू हो जाएगी बेटा? सर साथ साथ सप्लाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्या बढ़नी शुरू हो जाएगी? सप्लाई। और इसकी वजह से डिमांड और सप्लाई का बैलेंस मेंटेन हो पाएगा, और कहीं ना कहीं जो हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती, नुकसान हो जाता इंटरनेशनल मार्केट में, वो हम कहीं ना कहीं बचा पाएंगे। तो बेसिकली मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इसके अंदर क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई ही फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं, बट आरबीआई वक्त वक्त पर इंटरवीन करता है। कैसे इंटरवीन करता है ये आपको नोट नहीं करना, ध्यान से देखो। आरबीआई सर कैसे इंटरवीन करता है, ध्यान से देखिए, मैं इसे बड़ा अच्छे से लिख देता हूं आपके लिए। आरबीआई इंटरवीन करता है एज सेलर, और एक आरबीआई इंटरवीन करता है एज बायर। एज सेलर कब? जब डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ने लग जाती है तो वो एज सेलर आके क्या करता है? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और एज बायर जब डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम होनी शुरू हो जाती है तो वो क्या करता है? परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो दिस इज द रोल which RBI plays
इन द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, और इंडिया अभी इसी सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को, जिसमें हम डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर ही रेट डिसाइड करते हैं। बट आरबीआई अपना रोल प्ले करता है एज ए बायर एंड एज ए सेलर जस्ट टू मेंटेन द कॉन्फिडेंस इन डोमेस्टिक करेंसी। किस लिए करता है ऐसा? टू मेंटेन द कॉन्फिडेंस इन डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी में कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए आरबीआई इस तरीके से करता है। ठीक है बेटा, तो ये हमने पूरा का पूरा देखा कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, मेथड्स क्या है फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करने के। अब हम जो अपनी अगले पार्ट में डिस्कशन करेंगे दैट विल बी कि बेसिकली ये फॉरेन एक्सचेंज रेट डिमांड एंड सप्लाई की हेल्प से किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, चलिए टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अभी आपने मेरे साथ देखा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम दो तरह के होते हैं, डर्टी एंड क्लीन। सेम वे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी दो तरह के होते हैं, वन इज गोल्ड स्टैंडर्ड एंड सेकंड इज ब्रेटन वुड्स सिस्टम। नाउ व्हाट इज दिस गोल्ड स्टैंडर्ड एंड व्हाट इज दिस ब्रेटन वुड्स सिस्टम? बहुत सिंपल है, बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम चलता था, उसमें क्या होता था, किस कंट्री के पास कितना गोल्ड है उसके बेसिस पर फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो डिसाइड किया जाता है, मतलब किया जाता था मैं कहूँगा, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने जो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम ही अडॉप्ट कर लिया है। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर क्या है था बेसिकली कि जिस कंट्री पे जितना ज़्यादा गोल्ड है उसकी करेंसी की वैल्यू उतनी स्ट्रांग होगी। सपोज यूएसए के पास ज़्यादा गोल्ड है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो यूएसए की करेंसी जो है वो इंडिया से ज़्यादा महंगी होगी। ठीक है, दिस वाज द गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। ब्रेटन वुड्स सिस्टम में क्या था, उस गोल्ड को रिप्लेस कर दिया गया यूएस डॉलर से। किससे रिप्लेस कर दिया गया? यूएस डॉलर से। मतलब किसी देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू क्या होगी एज कंपेयर टू द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री, वो डिपेंड करता है कि दोनों देशों के पास यूएस डॉलर का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल। सपोज एक इकोनॉमी है ए और एक इकोनॉमी है बी। ठीक है, इस पे एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके पास 2x अमाउंट ऑफ डॉलर है, मतलब जितना ए के पास है उससे डबल डॉलर पड़े हुए हैं किसके पास? बी के पास। तो अब सपोज इसकी जो करेंसी है उसका नाम है लेट्स से एम, और इसकी जो करेंसी है उसका नाम है एन। ठीक है, इनकी करेंसी का नाम है ये करेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज समझिए कि इसके पास क्योंकि एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर है और इस पे से डबल गोल्ड पड़ा हुआ है, यस और नो, तो इसकी करेंसी जो है वो बी, ये जो इकोनॉमीज हैं ए और बी, जो बी इकोनॉमी है इसकी करेंसी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, कैसे स्ट्रॉन्गर होगी? मतलब कि अगर आपको एक एन लेना है, एन की एक करेंसी लेनी है, तो आपको ट्वाइस ऑफ एम के साथ ही वो आप एक्सचेंज कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो पास जो डॉलर का स्टॉक है वो कंपैरेटिवली ए इकोनॉमी से डबल है। और यही चीज जब गोल्ड को ध्यान में रख के की जाती थी उसे बोला जाता था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। तो देखिए जरा, इन दिस सेंट्रल बैंक ऑफ द नेशन फिक्सेस इट्स currency against certain quantity of gold, and on the basis of availability of gold with different nation foreign exchange rate is decided। और इसमें अगर आप देखें, in this central bank attach its currency with US dollar and on the basis of valuation against US dollar foreign exchange rate between the countries is decided। 1 मार्क के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये मैंने आपको बुक के अंदर अपनी दे रखा है, आप उसको रेफर कर लीजिए। ठीक है, वो जो उसके अंदर मैंने 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। जितना मैंने बताया है उसी के अंदर से सारे आपके पॉइंट्स हैं। थैंक यू। चलिए बेटा, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। ये क्या होता है सर डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी? सपोज बेटा $1 पहले 50 का था और अब वो $1 जो है बढ़कर 60 रुपीस का हो गया। $1 पहले 50 रुपए का था जो कि अब बढ़ के बेटा कितने का हो गया? 60 रुपीस का हो गया। तो पहले 50 रुपए देके हमें $1 मिल जाते थे, अब हमें 60 रुपए देके $1 मिलते हैं। तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। मतलब व्हेन द
प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट राइजेस, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ जाता है, व्हेन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइजेस, फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस बढ़ गया, $1.50 से कितने का हो गया, 60 रुपए का हो गया, इट इज नोन एज डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी। ठीक है बेटा। सिमिलर एक हमारे पास टर्म होता है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ध्यान से देखिए, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। देखो डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी के अंदर क्या होता है, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी के अंदर भी द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज rises, when the price of foreign exchange rises, suppose $1.50 का था बट 60 का हो गया, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, यहां पर भी फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है, यहां भी बढ़ता है, यहां पे बढ़ता है ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यहां पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से बढ़ता है, जबकि यहां पर बढ़ता है ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई, ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई। दोनों के अंदर ही हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हो या डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हो, बट द ओनली डिफरेंस इज कि डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी देखने को मिलता है हमें फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में, जबकि डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में। मतलब अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो हम उसे बोलेंगे कि वो डीवैल्यूएशन है, बट अगर यही चीज फ्लोटिंग में हो रही है तो हम उसे डीवैल्यूएशन ना बोल के क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। मतलब दोनों टर्म सिमिलर भी हैं और कुछ डिसिमिलैरिटी भी है। सिमिलर ये है कि दोनों में ही फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है, और डिसिमिलर क्या है, डिसिमिलर बेटा ये है कि ये होता है बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई और ये होता है किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट। सेम वे हमारे पास टर्म है एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होगा बेटा, सपोज $1.50 का था और अब $1.40 का हो गया, मतलब हमारी करेंसी की औकात बढ़ गई। पहले हम 50 रुपए देके $1 खरीदते थे, अब हमें सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए देने की जरूरत है टू बाय द $1। तो कहीं ना कहीं जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसकी औकात बढ़ गई, उसकी वैल्यू बढ़ गई। मतलब व्हेन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल्स, और ये भी बेटा किस वजह से, ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई, ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई, इट इज नोन एज एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। ठीक है बेटा। सेम वे यहां जैसे डीवैल्यूएशन वर्ड यूज हुआ है, हम यहां पर एक वर्ड यूज कर सकते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। इसके अंदर भी क्या होगा बेटा, रीवैल्यूएशन या अपवर्ड रीवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं। सेम वे व्हेन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, व्हेन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल्स ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखें एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि यहां डिमांड एंड सप्लाई है और यहां पर क्या है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। आपसे एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि $1.50 से 60 का हो रहा है तो ये डेप्रिसिएशन है या एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। $1.50 से 40 का हो रहा है तो ये डेप्रिसिएशन है या एप्रिसिएशन है, ये एप्रिसिएशन है। डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस होता है, ये गवर्नमेंट की वजह से होता है, ये डिमांड एंड सप्लाई, यहां फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में होता है और ये फ्लोटिंग के अंदर। समझ में आई बात। तो ये बातें आपको कुछ बेसिक्स हैं जो पता होनी चाहिए। फटाफट एक बार ये सारा आप नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। चलिए बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं हाउ द
foreign exchange rate is decided। कैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई की हेल्प से किस तरीके से हम फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिलेशनशिप, या मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं पूरी की पूरी डिमांड साइड, कि डिमांड साइड कैसे ऑपरेट करती है फॉरेन एक्सचेंज रेट में। ध्यान से देखिए डिमांड साइड के केस में मैं कहूंगा कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अब ये क्या है सर? ध्यान से देखना बेटा, एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से देखिए, इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब है बेटा कि अगर प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज कम होती है, और प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम होता है तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ती है। अब ये क्या है सर? बेटा ध्यान से एक एक चीज, एक एग्जांपल से समझाता हूं, दोनों केसेस में आपको समझाता हूं, केस 1 केस 2। ध्यान से देखिए, केस 1, सपोज $1 50 का था और अब $1 बढ़ के 60 रुपीज का हो गया। $1 50 का था और $1 बढ़ के जो है वो कितने का हो गया? 60। एक बात बताओ, हम इंडियंस हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करेंगे या हम सप्लाई करेंगे? हम डॉलर की डिमांड करेंगे या सप्लाई करेंगे? हम तो डिमांड ही करेंगे ना, हमें तो डॉलर चाहिए होगा, हम कहां से सप्लाई कर सकते हैं? ये थोड़ा ना घर में मशीन लगा रखे छाप के दे देंगे। चलो, तो हमें इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ध्यान से देखिए, अर्लियर इंडियंस वर able to buy goods of rupees $1 by paying rupees 50 only। पहले हम $1 के गुड्स सिर्फ 50 रुपए देकर खरीद पाते थे, यस और नो? नाउ फॉर बाइंग the goods of $1, Indians need to pay rupees 60। पहले इंडियंस $1 देकर 50 रुपए के गुड्स खरीद पाते थे। अब $1 के गुड्स खरीदने के लिए उनको कितने पे करने पड़ेंगे? 60 रुपए पे करने पड़ेंगे। अब एक बात बताओ, पहले $1 के गुड्स उन्हें 50 में मिल जाते थे, अब $1 के गुड्स उन्हें 60 रुपए में मिल रहे हैं। तो कैन आई से फॉर इंडियंस नाउ फॉरेन गुड्स आर कॉस्टली। हमारे लिए, इंडियंस के लिए फॉरेन गुड्स जो हो गए हैं, क्या हो गए हैं बेटा? कॉस्टली हो गए हैं। अब कॉस्टली हो गए हैं तो हम कह सकते हैं कि इंडियंस विल डिमांड लेस ऑफ फॉरेन गुड्स। वो फॉरेन गुड्स की जो डिमांड है वो भी क्या करेंगे? कम करेंगे। इंडियंस विल डिमांड लेस ऑफ फॉरेन गुड्स एंड देयरफॉर द डिमांड, जब उन्हें फॉरेन गुड्स की डिमांड ही कम करेंगे तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज विल ऑल्सो डिक्रीज। जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है बेटा वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ध्यान से देखो, $1 50 से 60 का था, बढ़ गया। पहले $1 के गुड खरीदने के लिए हमें 50 रुपए देने पड़ते थे, अब $1 खरीदने के लिए हमें 60 रुपए देने पड़ते हैं। तो हमारे लिए
जो कहीं ना कहीं फॉरेन गुड्स हैं, मतलब पहले हम $1 का पेन मंगाते थे बाहर से तो 50 का आ जाता था, अब $1 का पेन कितने का आ रहा है? 60 का। तो हमारे लिए जो फॉरेन गुड्स हैं वो क्या हो गए बेटा? महंगे हो गए हैं। हम फॉरेन गुड्स की डिमांड क्या करेंगे? फिर कम करेंगे, और जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये है आपने देखा केस 1। अब पहले फटाफट इसे नोट करिए फास्ट। चलिए बेटा अब हम बात करते हैं केस 2 की। ध्यान से समझना केस 2। केस 2 के लिए मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए केस 2, सपोज $1 60 की जगह 40 का हो गया। ठीक है बेटा। तो अर्लियर इंडियंस वर एबल टू बाय $1 goods of $1 by paying ₹50 only. Now for buying the goods of $1 Indians need to pay ₹40. अब उन्हें कितने देने पड़ेंगे? ₹40. So now for Indians now foreign goods are, हाँ जी foreign goods क्या हो गए हमारे लिए? चीपर, सस्ते हो गए। So Indians will demand more of foreign goods. वो फॉरेन गुड्स की डिमांड क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। तो इससे क्या होगा? जब वो फॉरेन गुड्स के, हमें ज्यादा फॉरेन गुड्स अगर हम खरीदना शुरू कर देंगे तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज विल ऑल्सो इंक्रीज। फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो दोनों केसेस आपने देखे, वाइसा वर्सा है, ऐसा कुछ इसमें नया नहीं है। तो ये आपने पूरा का पूरा मेरे साथ डिमांड साइड डिस्कस किया कि बेसिकली देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, और वो हमने पूरा एक टेबल से इलेबोरेट भी किया। अब ध्यान से देखिए, इसका अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो किस तरीके से इसका डायग्राम आएगा? इनवर्स रिलेशनशिप है y x डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, और यहां हमने लिया प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कैसा रिलेशनशिप है बेटा? इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए डायग्राम कैसा आएगा इसका? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है जी। आप बेशक देखना चाहो कि आपने कोई भी पॉइंट लिया, प्राइस एफ, प्राइस बेटा कम हो गया, प्राइस कम होने की वजह से ये बढ़ गया। ठीक है जी। तो बेसिकली देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा पूरी की पूरी सप्लाई साइड की, कि सप्लाई साइड किस तरीके से ऑपरेट करती है। ये सारा अच्छे से आप पहले नोट कर लीजिए फास्ट। चलिए बेटा अब हम सप्लाई साइड की बात करते हैं। देखिए सप्लाई साइड में मैं कहता हूं देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। मतलब सर इसका मतलब बेटा यह है कि अगर प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा तो सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगी, और अगर प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम होगा तो सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज भी कम होगी। आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं ये सारी चीजें आराम आराम से। बेटा एक बात बताओ, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कहां से आएगी? प्रिंटिंग प्रेस से, जो पीछे वाली गली में लगी हुई है वहीं से छप के आएंगे डॉलर? नहीं। कहां से आएंगे? यूएसए के लोग जब इंडिया में आके गुड्स परचेज करेंगे तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। ध्यान से देखो बेटा, केस 1, सपोज $1.50 से $1.60 का हो गया। ठीक है बेटा। तो क्या हुआ? अर्लियर फॉरेनर्स वर एबल टू बाय गुड्स of ₹50 by paying $1। वो पहले $1 दे करके कितने के गुड्स खरीद पाते थे बेटा? ₹50 का। चलो गुड्स को मैं यहां मान लेता हूं जलेबी बाई। ठीक है, चलो जलेबी के एग्जांपल से समझते हैं, पढ़ के बोर हो गए होगे आप भी। फॉरेनर्स वर एबल टू बाय the jalebi of ₹50 by giving $1।
मीन्स व्हेन द फॉरेनर्स आर कमिंग टू इंडिया, व्हेन द फॉरेनर्स वर कमिंग टू इंडिया, वो $1 निकालते थे, जलेबी वाले भैया को देते थे, एंड जलेबी वाले भैया को बोलते थे कि भैया 50 रुपीज की जलेबी दे दीजिए. नाउ ड्यू टू rise in price from 50 to 60, foreigners can buy more goods from $1. अब क्योंकि प्राइस 50 से 60 हो गया तो उसी $1 से फ्रॉम सेम $1 अब वो 50 की जगह कितने के गुड्स खरीद सकते हैं? 60 के. कैन बाय मोर गुड्स. मोर गुड्स मतलब मोर जलेबी. हमारे गुड्स यहां पर क्या है? जलेबी. नाउ दे आर कमिंग टू इंडिया एंड दे आर सेइंग जलेबी वाले भैया को कि जलेबी वाले भैया $1 की जलेबी दीजिए. तो जलेबी वाले भैया इज डिलीवरिंग द जलेबी ऑफ ₹50. नो, नॉट ऑफ ₹50. दे आर डिलीवरिंग द जलेबीज ऑफ ₹60. तो कहीं ना कहीं फॉरेनर्स, या मैं कहूं फॉर फॉरेनर्स, इंडियन गुड्स आर बिकमिंग चीपर. वो सस्ते हो रहे हैं उनके लिए. हैं, हम यहां महंगाई की मार झेल रहे हैं. बाल उड़ गए मेरे महंगाई की मार झेलते झेलते. देखो, फॉर फॉरेनर्स इंडियन गुड्स आर बिकमिंग चीपर. क्यों? क्योंकि पहले वो $1 देके 50 का माल खरीदते थे, अब $1 देके कितने का माल खरीद रहे हैं? 60 रुपए का. ठीक है बेटा. तो फॉर फॉरेनर्स इंडियन गुड्स आर बिकमिंग चीपर. दे विल डिमांड मोर ऑफ इंडियन गुड्स. वो इंडियन गुड्स की डिमांड ज्यादा करेंगे. डिमांड मोर ऑफ इंडियन गुड्स. बेटा डिमांड वो इंडियन गुड्स की ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? सर ज्यादा करेंगे. क्यों? क्योंकि इंडियन गुड्स उनके लिए सस्ते हो गए हैं. अब जब when they will demand more of Indian goods, supply of foreign exchange will increase. क्योंकि जब वो हिंदुस्तान से गुड्स ज्यादा खरीदेंगे, हिंदुस्तान से जब वो ज्यादा माल खरीदेंगे तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा आएगा. तो बेसिकली अगर आप पूरा सिनेरियो देखें, 50 से 60 का हुआ. पहले $1 देके वो 50 का माल खरीदते थे, अब $1 देके 60 का माल खरीद पा रहे हैं. तो हमारे लिए जो इंडियन गुड्स हैं, जो हमारे लिए फॉरेन गुड्स हैं, सॉरी फॉरेनर्स के लिए जो इंडियन गुड्स हैं, फॉरेनर्स के लिए जो इंडियन गुड्स हैं वो क्या हो रहे हैं बेटा? सस्ते हो रहे हैं. क्योंकि $1 से पहले 50 का माल मिलता था, अब $1 से कितने का मिल रहा है? 60 का माल मिल रहा है. तो फॉरेनर्स के, अमेरिकन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन गुड्स जो है वो क्या हो रहे हैं? सस्ते. तो वो इंडियन गुड्स की डिमांड ज्यादा करेंगे, और क्योंकि वो इंडियन गुड्स की डिमांड ज्यादा करेंगे, वो ज्यादा इंडियन गुड्स खरीदेंगे, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी ज्यादा आएगा. चलो बेटा सेकेंड केस देखते हैं. प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम हो. सपोज 60 से बेटा 40 हो गया. ठीक है. तो अर्लियर फॉरेनर्स वर एबल टू बाय गुड्स ऑफ ₹50 बाय पेइंग $1. नाउ ड्यू टू राइज या फॉल इन प्राइस फ्रॉम 50 to 40, फॉरेनर्स कैन बाय less goods from same $1. For foreigners, Indian goods are becoming costly. They will demand less of Indian goods. और अगर वो डिमांड ही कम करेंगे तो सप्लाई क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी. बात समझ में? तो एकदम वाइस वर्सा सिचुएशन. अगर प्राइस 50 से कम होकर कितना हो जाता है? 40. सप्लाई भी क्या हो जाएगी? कम. समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, आपको ये तो पता लग गया कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है. y x सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो कैसा डायग्राम आएगा बेटा? अपवर्ड स्लोपिंग. क्यों? क्योंकि कैसा रिलेशनशिप है यहां पर? डायरेक्ट रिलेशनशिप है. तो ये आपने मेरे साथ पूरी की पूरी सप्लाई साइड डिस्कस करें. तो अब फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है हम उसकी बात करते हैं. फटाफट आप इसे एक बार नोट करिए. चलिए बेटा ध्यान से देखिए, अब कैसे ये रेट पूरा का पूरा डिसाइड होता है हम इसकी बात करते हैं.
बेटा रेट वहां डिसाइड होता है जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होती है। मतलब ये आपकी डिमांड साइड है, ये आपकी सप्लाई साइड है, जहां ये एक दूसरे के इक्वल है, यहां आपने लिखा डिमांड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यहां आपने लिखा प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ओपी प्राइस पर ओएफ डिमांड है, ठीक है। तो जहां पर यहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस आपका ओपी है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो क्या है बेटा, ओएफ। तो प्राइस इज डिसाइडेड वेयर डिमांड एंड सप्लाई बिकम्स इक्वल टू ईच अदर। जहां पर एक दूसरे के वो इक्वल बन जाते हैं वहां पर हम प्राइस को डिसाइड करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपने पूरा का पूरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे साथ डिस्कस किया पार्ट 1 फॉरेन एक्सचेंज का, कि कैसे फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है, फिक्स, फ्लोटिंग, और फ्लोटिंग में डिमांड एंड सप्लाई किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, वो सारी चीजें हमने इसके अंदर देखी।